हेलो एवरीवन। आज हम सीबीएसई क्लास 12 के सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन है, टर्म सेकंड के फोर्थ यूनिट यानी यूनिट नंबर 4। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेम है इसका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड। ये देखा जाए तो डिसेबिलिटीज़ और डिसऑर्डर पढ़ने का चैप्टर है, यानी इसमें डिसेबिलिटीज़ हम पढ़ेंगे और डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें मैं जैसा कि आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, लॉन्ग आंसर भी आए हैं, शॉर्ट आंसर भी आए हैं। तो हम सबसे पहले सिलेबस की तरफ जाएंगे। इसमें जो पहला टॉपिक है वो देख सकते हैं, डिसेबिलिटीज़ और डिसऑर्डर आपको पढ़ना है। इसकी मीनिंग पढ़नी है, क्या मीनिंग होगी डिसेबिलिटीज़ की और डिसऑर्डर की। ठीक है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है, देखिए आप देख सकते हैं, दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, कॉजेज, इनके क्या कारण होते हैं और नेचर उनका क्या होता है। और ये तीन तरीके की देख सकते हैं आप, तीन तरीके की डिसेबिलिटीज़ दी गई हैं आपके सिलेबस में, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल। तीसरा देखिए, टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर के कितने टाइप्स हैं, देखें इसमें टाइप्स भी दिखे हैं, कॉजेज भी पूछा है और नेचर भी। अब इसमें टाइप्स कौन कौन से हैं, एडीएसडी, एसपीडी, एएसडी, ओडीडी, ओसीडी। अब देख सकते हैं यहाँ पे, तो इनको आपको समझना पड़ेगा, इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। तीसरा इसमें देखिए, चौथा इसमें है कि डिसेबिलिटीज एटिकेट्स यानी गुड मैनर्स पढ़ने हैं। जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनके साथ कैसा मैनर करना चाहिए हमें, उनके साथ हमको कैसा बिहेव करना चाहिए, ये हम इसमें पढ़ेंगे इस टॉपिक में। देखिए ये वाला जो टॉपिक है, फिफ्थ वाला, जिसे लिखा है एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ये वाला टॉपिक हट गया है इस वाले टर्म से। तो ये टॉपिक सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं। लास्ट वाला हमें पढ़ना है, स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ टू एसेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है, ऐसी रणनीति बनानी है जिससे वो जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, जो दिव्यांग बच्चे हैं, वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके, फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। तो आप समझ गए होंगे, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है डिसेबिलिटीज़ का और डिसऑर्डर का, टाइप्स पढ़ने हैं, डिसेबिलिटीज़ के कॉजेज़ पढ़ने हैं और नेचर पढ़ना है। यही आपको डिसऑर्डर में भी करना है, टाइप्स पढ़ने हैं, कॉजेज़ पढ़ना है और नेचर उनका क्या होता है। ठीक है। और इसके साथ साथ डिसेबिलिटीज़ एडिकेट्स पढ़ना है, यानी गुड मैनर्स पढ़ने हैं। इसके बाद लास्ट वाला, जैसे कि मैंने बताया, रणनीति आपको बनानी है कि जो CWSN, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे वो फिजिकल एक्टिविटी को आसानी से एसेसिबल कर सके। तो हम सबसे पहले वाले टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। जो सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है, आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटीज़ एंड डिसऑर्डर। तो डिसेबिलिटीज़ कहते किसको हैं, देखिए डिसेबिलिटीज़ को मतलब आप समझिएगा, वैसे मैं आपको हिंदी में बताऊं, डिसेबिलिटीज़ का मतलब होता है अक्षमता। डिसेबिलिटीज़ का मतलब है अक्षमता। डिसऑर्डर मतलब अपने ऑर्डर में ना होना, डिसऑर्डर है ना, कोई चीज़ अपने ऑर्डर में ना हो, वो डिसऑर्डर है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ये ऑर्डर है। डिसऑर्डर का मतलब मान लीजिए ये मैंने स्टार्ट कर दिया 3 और फिर आ गया यहाँ पे 1, फिर आ गया मान लीजिए 4, तो ये किसका कोई ऑर्डर नहीं समझ में आ रहा है, तो ये क्या होगा, डिसऑर्डर। अब इसी तरह फिजिकल लिमिटेशंस जहाँ पे आ जाती हैं वो डिसेबिलिटीज़ और डिसऑर्डर के कारण में जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, डिसेबिलिटी, सबसे पहले डिसेबिलिटीज़ की मीनिंग समझ लेते हैं। डिसेबिलिटीज़ है क्या, देखिए फिजिकली या मेंटली किसी प्रकार का भी कोई प्रकार का इफेक्ट या फिर बोले लिमिटेशंस, वो क्या है, डिसेबिलिटीज़, जिसको हम अक्षमता या विकलांगता बोलते हैं। देखिए यहाँ पे समझिएगा, मैं जल्दी से समझाऊंगा, जो कि रटी रटाई भाषा में नहीं होगा, आपको समझने में आसानी होगी। डिसेबिलिटीज इज ए मेडिकल कंडीशन, जिसको हम मेडिकल कंडीशंस के रूप में जानते हैं, विच डज नॉट परमिट एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी इन नॉर्मल वे। कोई व्यक्ति अगर किसी एक्टिविटी को नॉर्मल वे में परफॉर्म नहीं कर सके, वो क्या है, डिसेबिलिटीज़। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन लिमिटेशंस हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो किसी व्यक्ति में किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में, तो वो क्या कहलाता है, डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटीज़ का मतलब फंक्शनल लिमिटेशन, यानी जो आपका बॉडी है वो पूरी तरीके से किसी एक्टिविटी को परफॉर्म ना कर सके, उसमें लिमिटेशंस आ जाए, वो क्या है, डिसेबिलिटीज़। अब इसके टाइप्स की तरफ जाएंगे। इसके टाइप्स कितने हैं, हम डिसेबिलिटीज़ को पहले समझ लेते हैं, डिसेबिलिटीज़, डिसऑर्डर को थोड़ा सा लेट, क्योंकि उसके भी टाइप्स हमें पढ़ने हैं। तो एक साथ हम खत्म करते हैं डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटीज़ बेसिकली तीन तरीके की आपके सिलेबस में, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल। तो हम कॉग्निटिव की तरफ पहुंचेंगे। कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ में होता क्या है, देखिए कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ जो है, सबसे पहले डिसेबिलिटीज़ के टाइप्स हमने पढ़े। डिसेबिलिटीज़ के कितने टाइप्स हैं, 3। कौन कौन से, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल। कॉग्निटिव,
इंटेलेक्चुअल जैसा कि देख सकते हैं, और लास्ट वाला है आपका फिजिकल यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले वाला कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ के 3 मेन कॉजेज बताए गए हैं। अगर कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ देखी गई है तो मेमोरी डिसऑर्डर होगा, यानी कि मेमोरी डिसऑर्डर का मतलब उसको याद नहीं होगा कोई चीज़ जल्दी से, ठीक है, और अच्छा याद करने में दिक्कत होगी। हाइपर एक्टिविटी होगा, यानी कि किसी चीज़ पे अटेंशन नहीं कर पाएगा लॉन्ग पीरियड तक। तीसरा इसमें डेलेक्सिया बोला गया। डेलेक्सिया का मतलब है पढ़ने या लिखने या बोलने में दिक्कत, है ना, डिफिकल्टी राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ है क्या, कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ में क्या होता है, बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है रीडिंग, कंप्यूट या फिर स्पीक या फिर राइट करने में, तो ये है कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़। इसके बाद आगे बढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल। अच्छा, कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ के बाद हम बढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक अक्षमता। डिसेबिलिटी का मतलब अक्षमता, तो बौद्धिक अक्षमता इसको बोलते हैं। बुद्धि का विकास ना होता, बुद्धि का विकास ना हो पाना, ये क्या कहलाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। इसमें क्या होता है, जब बुद्धि से रिलेटेड कोई भी, जैसे कि आपको जजमेंट लेना है या फिर देखा जाए तो आपसे पूछा जाए कौन सी डायरेक्शन है या टाइम क्या है, मतलब टाइम से रिलेटेड, या फिर कोई ऐसा हो जिसमें जजमेंट लेना हो, ये कम्युनिकेट करना हो किसी से, लर्निंग प्रॉब्लम भी देखी गई है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में। तो आप समझ सकते हैं, दिस डिसेबिलिटीज रिलेटेड टू इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस, कम्युनिकेशन, मनी लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट लेना, ये सारी चीज़ें, और इनके लॉग कॉन्सेप्ट होते हैं, लैंग्वेज, टाइम, नंबर, डायरेक्शन, ये सब लॉग कॉन्सेप्ट। तो यहीं का इंटेलेक्चुअल का मतलब आप समझ जाइएगा कि ये बौद्धिक तौर से कमज़ोर होते हैं, कम्युनिकेट करने में, जजमेंट करने में, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इनके लिए। आप देखें, फिर लास्ट है इसमें फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है क्या, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ का मतलब जो फिजिकली अनफिट हो, है ना, फिजिकली अनफिट हो। तो फिजिकली अनफिट का मतलब जैसे कि हैंडीकैप हुआ या फिर फंक्शन लिमिटेशंस हुए, जैसे कि आप पोलियो, जो जिनको पोलियो हो जाता है उनके पैर में दिक्कत आने लगती है, वो पैरों से सही से चल नहीं पाते हैं, इसी को फिजिकल डिसेबिलिटी यानी शारीरिक अक्षमता इसको बोल सकते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटीज इज ए लिमिटेशन ऑन एन इंडिविजुअल फिजिकल फंक्शनिंग, या फिर हम बोले मोबिलिटी या मूवमेंट करने में, या फिर स्टेमिना हम बोल सकते हैं इसमें। और ये इफेक्ट देता है किसी के स्पीड, अगर मान लीजिए किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसकी स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, ये सब चीज़ें। अब बात कर लेते हैं कॉजेज़, क्या कॉजेज़ हो सकते हैं डिसेबिलिटीज़ के। देखिए, एक तो जेनेटिक हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, मतलब जेनेटिक का मतलब यहाँ पे आनुवांशिक रूप से पेरेंट से हमको मिला हो ऐसा, इस कारण से भी मिल सकता है। इंपॉर्टेंस मैं देखूंगा, एक सिंपल और इम्पॉर्टेंस, एक्सीडेंट भी हो सकता है, जैसे कि आपको पता है फिजिकल अगर डिसेबिलिटीज़ है तो देखा गया फंक्शन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, या फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, अब कोई मानसिक रूप से बीमार हो, मानसिक कोई तकलीफ हो, उस कारण से भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जब हम आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसऑर्डर आ गए, लेकिन हमने डिसऑर्डर के अभी डिफिनीशन नहीं पढ़ी है। तो डिसऑर्डर कहते किसको हैं, देखिए डिसऑर्डर कहते किसको हैं। डिसऑर्डर मतलब मैंने अभी बताया था आपको, जो ऑर्डर में ना हो उसी को डिसऑर्डर बोलेंगे, है ना। देखा जाए तो डिसऑर्डर का मतलब फ्रॉम द वर्ड डिसऑर्डर वी अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज नॉट इन ऑर्डर, कोई चीज़ ऑर्डर में ना हो। देखा जाए तो डिसऑर्डर इज ए प्रॉब्लम इन और इलनेस विच एफेक्ट समवन माइंड और बॉडी, किसी के माइंड और किसी के बॉडी पे इफेक्ट देता है डिसऑर्डर, ठीक है। डिसेबिलिटीज़ में भी ऐसा ही होता है। देखिए, दोनों में अंतर कुछ नहीं है, अंतर थोड़ा सा जो मैंने बताया था, दो डिसऑर्डर जो ऑर्डर में ना हो, तो ये फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली, और दोनों तरीके के ये देखे गए हैं, फिजिकली भी देखा गया है, मेंटली भी देखा गया है। लेकिन इसमें बिहेवियर पे ज़्यादा असर देखा गया है, उनके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिले हैं डिसऑर्डर में, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिसऑर्डर को हम नॉर्मल फंक्शनिंग में हम नहीं गिनती कर सकते हैं, वो डिसऑर्डर है, मतलब वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रतिबंध या फिर इफ़ेक्ट्स हैं। तो बॉडी में किसी प्रकार का भी इफ़ेक्ट हो, या फिर हम बोलें कि इलनेस हो, मेंटल इलनेस हो या फिजिकल इलनेस हो, वो क्या कहलाता है, डिसऑर्डर। तो आप समझ गए होंगे डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर का मैंने मीनिंग लगभग आपको समझाने की पूरी कोशिश की। अब देखिए, हम चलेंगे डिसऑर्डर के टाइप में। डिसऑर्डर कितने तरीके के होते हैं, देखिए आपके सिलेबस में जो फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है CBSE ने दिया है, उसमें देखिए 1, 2,
3, 4 और 5, 5 डिसऑर्डर आपको पढ़ने हैं। मैंने गिन के इसलिए बता दिया आपको कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। अब आखिरी में देखिए डी जो बना है, देखिए इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं मैक्सिमम। ADHD का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ADHD, ADHD जो लास्ट वाला डी है उसको काट दीजिए, क्योंकि सभी का मीनिंग इसमें डिसऑर्डर होगा। यानी आपको याद क्या करने हैं आगे के शुरुआत वाले, जैसे कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी। ADHD का फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी, यानी अटेंशन की कमी, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में अटेंशन की कमी हो तो वो क्या है? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी, यानी ADHD। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिम्टम्स। अप्रॉक्सीमेटली सब में एक ही जैसे हैं। जैसे हम सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स देखा गया है कि देखा जाए एंजाइटी या उनके अंदर फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो देखा जाए तो कोई कॉज इंजरीज का कॉज आ गया है, या लो बर्थ वेट हुआ, या एनवायरमेंटल फैक्टर, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम सीधे जो टॉपिक्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। कभी कभी देखिए यहाँ पे कॉजेज भी पूछे जाते हैं, तो मैंने जैसा कि आप बताया जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, इंजरीज भी हो सकता है, लो बर्थ वेट भी हो सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो इसमें ADHD के बाद है SPD का मतलब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। आपको सेंस के बारे में आपको पता होगा, बहुत 5 सेंस हैं, जैसे देखना, साइट या स्मेल, या फिर हेयरिंग सुनना, ये सारे टच, ये सारी जो हैं हमारे सेंसर हैं। इनका सेंसर का जो हमारे सेंसरी प्रोसेस का अच्छे से काम करना, या जो हमारे सेंस हैं उनका अच्छे से काम ना कर पाना, ये क्या कहलाता है? सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑर्डर में ना होना। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इज कंडीशन इन विच द ब्रेन हैज डिफिकल्टी इन रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इंफॉर्मेशन दैट कम थ्रू द सेंस। जो सेंस के थ्रू आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, डिफिकल्ट हो जाता है रिस्पॉन्स करना। जो सेंस, मान लीजिए कोई गर्म चीज़ है, अब उसको हमने टच किया, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी गर्म चीज़ को टच किया, तो हमारे जो सेंस है वो बताएंगे कि आपको हाथ हटाना क्योंकि ये चीज़ गर्म है। लेकिन वहाँ पे जब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर किसी को हो जाता है तो वो ना मैसेज रिसीव होता है और ना उस पर वो रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन डिफिकल्ट हो जाती है वहाँ पे। तो सेंसेस का अच्छे से काम ना कर पाना, सेंस का हमारे अच्छे से सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहलाता है। देख सकते हैं आप इसमें इसके जो बताए गए हैं सेम है, कॉजेज यही बताए गए, जेनेटिक फैक्टर, लो बर्थ वेट, या एनवायरमेंटल फैक्टर, या फिजियोलॉजिकल फैक्टर। अब नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, जब नेक्स्ट है ASD। देखें ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, क्या नाम है इसका? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में? ये बच्चा जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, देखे जाए तो ऑटिज्म को मान लीजिए हम इसको अभिकेंद्रित मानते हैं। मान लीजिए ये कोई बच्चा है जिसका नाम A है, और स्पेक्ट्रम का मतलब तरंगे, तो वो खुद से ही तरंगे अपने पास लाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो दूसरों से कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करेगा तो चिड़चिड़ा होने लगेगा। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का मतलब आप समझिएगा, मान लीजिए कोई बच्चा A है और उसके चारों तरफ का ये वातावरण है, मैंने इसको सर्किल से बनाया है, और जो स्पेक्ट्रम है, जो तरंगे हैं, मतलब उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे, वो उसी की ओर है। मतलब वो किसी से कम्युनिकेट करना नहीं पसंद करता है, लोगों से सोशल विड्रॉल रखना चाहता है। तो ऐसे लोगों का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है बच्चों? वो ज़्यादातर क्या होता है, वो कम्युनिकेट करना या दूसरों से बात करना नहीं चाहते हैं, वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, और वो किसी से आंख मिलाना भी पसंद नहीं करते। कहने का मतलब आप समझते हैं कि वो एक तरीके से गुमसुम रहने वाले बच्चे, एक तरीके से एकांत रहने वाले बच्चे, वो कहलाते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, तो आपको बस बेसिकली लिखना है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज द कंडीशन दैट इफेक्ट सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है, इफेक्ट्स उनके सोशल इंटरेक्शंस हैं, समाज से जुड़ने की जो शैली है वो उनकी इफेक्ट होती है, कम्युनिकेट करने की जो शैली है वो, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर भी उनका अलग होता है, लैंग्वेज कॉन्सेप्ट भी उनका अच्छा नहीं होता है क्योंकि लोगों से इतना कांटेक्ट नहीं में रहते हैं। कॉजेज लगभग सब में एक ही जैसे हो गए, जैसे जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, लो बर्थ वेट हो सकता है, ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट हो सकता है, ये सारी। अब बात करेंगे लास्ट, देखिए सेकेंड लास्ट ODD का मतलब यहाँ पे ऑड है। ऑड का मतलब यहाँ पे समझिएगा ऑपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर है। ऑपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर में क्या होता है, ऐसा देखा गया है कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं, यानी हार्मफुल बिहेवियर के होते हैं, और ये कॉमनली एल्डर्स की भी बात नहीं मानते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, एंगर हो जाते हैं, यानी
ये बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, थोड़ी देर में ये गुस्से में आ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चों को बोला जाता है ऑपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में देखा गया है कि एडोलेसेंस या चिल्ड्रन ज़्यादा प्रभावित होते हैं, मेंटल हेल्थ पे इनके इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो इनके फैक्टर्स में यानी कॉजेज़ में कहा गया है कि हो सकता है जेनेटिक फैक्टर हो या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट जो डिसऑर्डर है जिसका नाम आप देख सकते हैं OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर में होता क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज एन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। एक तरीके मेंटल डिसऑर्डर है। देखा जाए तो इफ that affects people's all the age. OCD is type of mental disorder that causes a repeated unwanted thought। जिस कारण से repeated unwanted thought आने रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये लगातार, जैसे मान लीजिए कोई रूम है, उसको उन्होंने एक बार साफ किया, फिर दोबारा से साफ करेंगे, फिर दोबारा से साफ करेंगे, 4-5 बार इनके पास अनवांटेड थॉट आते रहते हैं बार बार। जैसे अभी तो कोविड का सेशन है तो लोग बार बार हाथ धोते हैं, लेकिन ये कॉमनली ऐसा करते हैं कि एक बार नहीं, 2 बार, 3-4 बार वो लगातार जो है हाथ को धोने का काम करते हैं। यानी कि इनके अंदर एक डर बैठा रहता है कि हमने ये किया होगा, नहीं किया होगा, ये बार बार किसी चीज़ को चेक करना। ठीक है, तो इनके अंदर एक डर बैठा रहता है और देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा डाउट्स भी लोगों पे करते हैं। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मतलब आप समझ गए होंगे। रिपीटेड अनवांटेड थॉट, इनके कारण क्या होता है, रिपीटेड अनवांटेड थॉट आते रहते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली आप डिसऑर्डर समझ गए होंगे, डिसेबिलिटीज़ भी समझ गए होंगे। अब पहुंचते हैं डिसेबिलिटीज़ एटिकेट्स। एटिकेट्स का मतलब होता है गुड मैनर्स। और गुड मैनर्स कौन कौन से हैं, देखिए आपको बताऊं, जैसे कि आपको मैं बताऊं डिसेबिलिटीज़ के साथ, जैसे कि इसमें लिखा है टॉक डायरेक्टली, हम सीधे सीधे बात करें, ना कि इंटरप्रिटेटर से, जो जैसे कि लैंग्वेज चेंजेस, लैंग्वेज जो साइन लैंग्वेज जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बोल नहीं पाता है तो साइन लैंग्वेज से ही बात करता है दूसरे से। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उनसे जब मिलते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं, तो वो दूसरे से बात करते हैं, मतलब ना कि उनसे जिनको ये डिसेबिलिटीज़ है। तो कहने का मतलब सीधे बात करिए, अगर वो समझ में आ जाता है उनको तो क्या ज़रूरत है किसी लैंग्वेज इंटरप्रिटेटर से बात करने की। तो ये सीधे कहा गया। अब देखिए ऑफर टू शेक हैंड, अब हम सीधे सीधे जाएं उनसे और शेक हैंड्स करें, या फिर हम उनसे नमस्कार करें, जो भी करें उनसे पहले सीधे बात करें। कहने का मतलब यहाँ पे है कि ना कि उनका इंतज़ार करें कि वो वेलकम करें हमारा। ये एक एटिकेट्स है, ये एक मैनर है, गुड मैनर्स इसको हम बोल सकते हैं, ये हमारा मैनर है। जैसे कि आप जाएं किसी डिसेबल व्यक्ति के पास तो उसको डिसेबिलिटीज़ के कारण उसके अलग ना रहें, उसको दिखाएं, उससे हाथ मिलाने की कोशिश करें। आस्क बिफोर यू हेल्प, अब देखिए लोगों को उनके हेल्प के लिए भी पूछना चाहिए। ठीक है, उनका जब तक उनका एक्सेप्ट ना हो जाए तब तक उनके साथ जो है आपको रहना है, यानी हेल्प के लिए पूछना है। ठीक है, डिस्कशन जो है नॉर्मल टोन में करनी, ये एटिकेट्स हैं, ये सिंपल से कुछ एटिकेट्स हैं। ठीक है, और देखिए होता क्या है कि हम कुछ क्वेश्चंस, पर्सनल क्वेश्चन भी पूछने लगते हैं ऐसे व्यक्तियों से, तो हमसे ऐसे क्वेश्चन से बचना चाहिए। तो ये कुछ एटिकेट्स हैं जो कि हमको नॉर्मली करना चाहिए। जो ऐसे व्यक्ति हैं, जो डिसेबल व्यक्ति हैं, उनसे सीधे हमको बात करनी चाहिए और सीधे डायरेक्ट उनसे शेक हैंड्स के लिए ऑफ़र करना चाहिए और नॉर्मल टोन में बात करनी चाहिए, ना कि हाई पिच में। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था ये टॉपिक हट गया सिलेबस से, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, जो लास्ट इसमें टॉपिक है आप देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि कोई ऐसी स्ट्रेटजीज बनाइए, कोई ऐसी स्ट्रेटजीज टू मेक द फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। कोई ऐसी रणनीति बनाओ जिससे जो बच्चे डिसेबल्ड हैं वो अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। तो पहला देखिए, ऐसी स्ट्रेटजी बनाने के लिए पहले तो उनका मेडिकल चेकअप ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल चेकअप से वो पता चल जाएगा कि वो कितने % डिसेबल्ड है। तो मेडिकल चेकअप बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखिए इक्विपमेंट्स भी होना चाहिए, इक्विपमेंट्स उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इक्विपमेंट्स रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। देखिए इसमें कहा गया, सिंपल देखिए आप ये सारी बातें को अलग रखिए, तो इसमें सीधे सीधे ये कहा गया है कि जो बच्चा जैसा डिसेबल्ड है, मान लीजिए कोई कोई किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता है, यानी ब्लाइंड पर्सन है, तो उसको सुनाई अच्छे से देता है, तो ऐसा इक्विपमेंट होना चाहिए जिसमें साउंड हो, ताकि वो उसको पिक कर सके। आपने देखा होगा ब्लाइंड क्रिकेट भी होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो बॉल होती है उसके अंदर साउंड भर दिया जाता है। साउंड मतलब कुछ ऐसी आवाज़, जो ऐसी चीज़ भर दी है जिससे आवाज़ हो,
तो जिससे वो पिक कर लेते हैं। कहने का मतलब है ऐसी स्ट्रेटजी या ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ करने चाहिए जिससे वो एसेसिबल कर सकें, खेल सकें, और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए एनवायरनमेंट। ये नहीं कि जो उनका रूम है जहाँ पे वो खेलना चाहते हैं वहाँ बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिससे उनको चोट आ जाए। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे वो एसेसिबल हो सके। इसके साथ साथ हमें समाज को भी यही समझना पड़ेगा कि जो है उनके लिए हमें इजी रूल्स रखने पड़ेंगे। रूल्स और रेगुलेशन इजी होने चाहिए, मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स होने चाहिए, और हमेशा उनको मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो एसेसिबल कर सकें, ऐसी गेम्स को खेल सकें। तो तो मैं समझता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। टर्म सेकंड का 4th यूनिट है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 उसको समझेंगे, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू।